प्रो कबड्डी सीजन 11 कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में बात करने वाले 10 बड़े प्लेयर्स के बारे में जो कि पूरे सीजन फ्लॉप रहे, जितने भी मौके मिलने के बावजूद अपना परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाए और जितना टीम ने उन पे विश्वास दिखाया था ऑक्शंस पे या फिर रिटेन किया था तब भी वो अपना परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाए और उनका नाम इस फ्लॉप प्लेयर्स लिस्ट में है। मैंने 10 बड़े प्लेयर्स का नाम पिक किया, उनके सीजन को स्टैट्स को देखते हुए इस लिस्ट को तैयार किया, तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। इस लिस्ट में आपको PKL11 का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जो कि ऑक्शन में खरीदा गया था उनका भी नाम नजर आएगा। विस्तार से सारे प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, रीजन जानेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ऐसी वीडियोस आपको प्रो कबड्डी सीजन 11 कंप्लीट जरूर हो चुका है लेकिन कबड्डी पे वीडियोस आते रहेंगे हमारे चैनल पे, आप सपोर्ट करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस फ्लॉप प्लेयर्स लिस्ट वीडियो को। तो यहाँ पे हमने कुछ क्राइटेरिया देखा है कि किस अंतर्गत वो खिलाड़ी फ्लॉप प्लेयर्स में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, अगर कोई खिलाड़ी ने 70 या उससे कम रेट पॉइंट स्कोर किया है और कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, कितने मैचेस में वो सब्स्टिट्यूट किया गया है। और टैकल पॉइंट्स की जहाँ तक बात है, अगर उस खिलाड़ी का टैकल पॉइंट्स 30 से कम है तब वो इस लिस्ट में माना जाएगा, वो फ्लॉप है। लेकिन इसमें बहुत कुछ देखा जाएगा कि किस तरीके टीम्स ने उनका यूज़ किया है। होता है बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको मौका नहीं दिया जाता लेकिन पूरा मैच गिना जाता है। अगर आप प्रो कबड्डी का स्टैट्स देखो और वो पूरा मैच के लिए कंसिडर किया जाता है, लेकिन बहुत प्लेयर्स लास्ट के कुछ मिनट्स में खेल के अच्छा करते या फिर उसमें आ जाते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे क्योंकि पूरा सब्स्टिट्यूट कितना हुआ है वो हमें रिकॉर्ड नहीं पता है सारे टीम्स का, लेकिन उस हिसाब से मैंने एक लिस्ट तैयार किया है। तो स्टार्ट करते, सबसे बड़े खिलाड़ी जो कि फ्लॉप रहा है वो है सचिन तन्वर, प्रो कबड्डी सीजन 11 के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑक्शन के, जिनको 2 करोड़ से ऊपर में खरीदा गया था और हम सबको ये एक्सपेक्टेशन था कि वो बहुत अच्छा करेंगे। टीमों ने बहुत फेथ दिखाया था और तमिल थलाइवास ने इनको प्रो कबड्डी सीजन 11 में साइन किया, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस वो शो नहीं कर पाए। बहुत बड़े खिलाड़ी है और बहुत ही ज़्यादा अनुभव है इनके पास है प्रो कबड्डी में, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरीके का हमें देखने को नहीं मिला। इस सीजन 17 मैचेस में इन्होंने 82 यानी 82 पॉइंट स्कोर किया और इनको ऑक्शन में 2 करोड़ 15 लाख में खरीदा गया था, मतलब 2.25 करोड़ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। और अगर आप 17 मैचेस में 82 पॉइंट स्कोर करते तो ये परफॉर्मेंस नहीं दर्शाता कि आप मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर होता है तो हम एज अ रेडर तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम वो 150 250 पॉइंट स्कोर करेगा, मतलब 150 पॉइंट्स तो मिनिमम करेगा स्कोर। लेकिन सचिन तन्वर इस सीजन नहीं चल पाए, बाद में उनको इंजरीज भी हुई, लेकिन इंजरीज से पहले भी नहीं चल पाए। अब बहुत लोग कहेंगे कि धर्मराज चिड़ाथन सर जो कि कोच है उन्होंने इनको सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन उससे पहले भी वो नहीं चल पा रहे थे और उसके बाद में मौका मिला, वहाँ पे थोड़ा ठीक किया, लेकिन इंजरीज भी हुई बाद में और सचिन तन्वर बिल्कुल फ्लॉप रहे इस सीज़न, ये हमें मानना पड़ेगा। दूसरा और सबसे बड़ा खिलाड़ी जो कि फ्लॉप रहा है पूरा सीजन वो है अजिंक्य अशोक पवार। सब लोग ने ये एक्सपेक्ट किया था कि बेंगलुरु बुल्स बहुत स्ट्रांग है, टीम आपको पता है कैसा परफॉर्मेंस किया है, नंबर 12 पे थी और अजिंक्य पवार जिस पे सबसे ज़्यादा उम्मीद था कि बेंगलुरु बुल्स ये खिलाड़ी बहुत अच्छा करेगा, लेकिन तमिल थलाइवास के जाने के बाद बुल्स में इनका परफॉर्मेंस इतना ख़राब हो गया कि वो अपना आपको शो नहीं कर पाए। और आपका परफॉर्मेंस आप स्टैट्स देख सकते हो स्क्रीन, 17 मैचेस में इन्होंने 62 पॉइंट स्कोर किया है और 1.10 यानी 1.10 1 करोड़ 10 लाख में इनको खरीदा गया था ऑक्शन में। और ये परफॉर्मेंस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इतना बड़ा खिलाड़ी अब बन चुके प्रो कबड्डी में। कम से कम देखो एज अ सेकेंड रेडर हम सब जानते ये खेलते हैं, लेकिन बुल्स में कम से कम ये 110 पॉइंट स्कोर करते तो फिर भी हम मानते कि हाँ खिलाड़ी थोड़ा खेला है, लेकिन सिर्फ 62 पॉइंट्स। अब आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशंस भी बहुत हुए, लेकिन स्टार्टिंग से कोच साहब ने इनको मौका दिया लेकिन अजिंक्य पवार नहीं चले और साफ सा रीज़न है कि ये बिल्कुल फ्लॉप रहे इस सीज़न। जिस तरीके से तमिल थलाइवास में खेलते थे वो काम वो यहाँ नहीं कर पाए और ये सीज़न इनके लिए बिल्कुल नहीं था। और PKL11 में सबसे बड़े फ्लॉप प्लेयर अगर मुझे पूछोगे तो वो अजिंक्य पवार है, होप्स अगला सीज़न वो अच्छा करे। तीसरे बड़े प्लेयर कृष्ण धुल है। कृष्ण धुल बहुत टीम्स मतलब ऐसा लग रहा था ऑक्शन में जाएगी, पटना में बहुत अच्छा खेले, लेकिन इस बार ऑक्शन में गए, इनको तेलुगु टाइटंस ने खरीदा। हुड्डा सर जो कि इनके बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाते थे, इनको दबंग देरी ने लाया था सीजन 8 में एज MVP अंडर हुड्डा सर, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब था। 19 मैचेस में इन्होंने 21 टैकल पॉइंट स्कोर किया और इनको 70 लाख में ऑक्शन में खरीदा गया था। और मतलब इतने मौके दिए तेलुगु टाइटंस ने इनको, मतलब लास्ट मैच लीग का था वो भी खिलाया, सारे मैचेस खिलाया, लेकिन कृष्ण धुल बिल्कुल नहीं चले, बिल्कुल मौका का फ़ायदा नहीं उठाया। पता नहीं क्या हो गया ऐसा। अब रीजंस मैं आपको बताऊंगा क्यों ये नहीं चले। सबसे पहला रीज़न ये रहा कि 18 अक्टूबर को पहला मैच था बुल्स के साथ तेलुगु टाइटंस का, वो मैच में ठीक ठाक खेले, लेकिन ऐसा पता चला कि थोड़े दिन पहले इनके फादर की डेथ हो चुकी है, तो
इसका इम्पैक्ट इनके गेम प्ले में पड़ा है और इसीलिए मुझे लगता है कंसंट्रेशन थोड़ा सा नहीं रहा, उतना अच्छा नहीं कर पाया मौके मिलने के बावजूद भी। अब कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल टैकल्स किया इन्होंने, जितना भी मौके मिले एकदम अच्छा नहीं खेले, तो इस सीज़न इनका अच्छा नहीं रहा। फ्लॉप प्लेयर्स में इनका नाम है। अगला नाम जय भगवान का आता है। अब जय भगवान का बहुत तारीफ रणधीर कोच साहब ने भी किया था जब ऑक्शन में पिक किया था कि बीच कबड्डी जो हुआ था वहाँ के वो सेलेक्टेड थे और वहाँ पे जय भगवान बहुत अच्छा चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में कुछ कहा कि कहानी यहाँ पे अलग है, प्रो कबड्डी में उस तरह का काम नहीं कर पाए। 12 मैचेस खेले इस सीज़न, 45 पॉइंट स्कोर किया, इनको 63 लाख में खरीदा गया था। सचिन तंवर ने 2 सुपर 10 लगाया था, अजिंक्य पवार ने लगाया ही नहीं, जय भगवान ने सीज़न 1 सुपर 10 लगाया है। तो ये परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब जय भगवान ठीक है, एज अ थर्ड रेडर अगर आप 70-75 पॉइंट स्कोर करते, 80 पॉइंट स्कोर करते एज अ रेडर, एज अ थर्ड रेडर, वो काम भी नहीं कर पाए और इस सीज़न बिल्कुल नहीं चले। जय भगवान जैसे यू मुंबा में हमें नज़र आते थे, बीच बीच में बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन यहाँ पे इनका तालमेल नहीं बना, बुल्स के साथ सेट नहीं हो पाया, अपने खुद का परफॉर्मेंस भी वो अच्छा नहीं कर पाए और इसीलिए उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। अगला नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नीरज कुमार का आता है। नीरज कुमार बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, एज अ कैप्टन हमने इन्हें देखा है पटना पायरेट्स में। इस बार का ऑक्शन में गुजरात जायंट्स ने इनको खरीद लिया था और जो इनके कोच है राम मेहर सिंह, जिन्होंने पटना में लाया था, उन्होंने इनको गुजरात में भी उसी उम्मीद से खरीदा कि हम कप्तान बनाएंगे नीरज कुमार को, लेकिन परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा डाउन हो गया है। 18 मैचेस में इन्होंने 21 यानी 21 टैकल पॉइंट स्कोर किया और इनको 35 लाख में ऑक्शन में खरीदा गया था इस PKL 11 ऑक्शन में, और परफॉर्मेंस उस तरीके का शो नहीं कर पाए। नीरज कुमार अगर कैप्टनसी कर रहे कोई टीम का तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कम से कम नीरज कुमार 40 पॉइंट्स तो स्कोर करेंगे, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी है जिनसे मतलब लास्ट 2 सीजन्स में फॉर्म काफ़ी डीप हुआ है, तो ऐसा हम नहीं सोच सकते कि 60-70 टैकल पॉइंट स्कोर करे, लेकिन कम से कम 40 पॉइंट्स एवरेज परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन उस तरह का काम वो नहीं कर पाए। लास्ट में 2-3 टैकल पॉइंट्स हर मैच में लिए, लेकिन फिर भी नहीं चले और पूरे सीज़न ये फ्लॉप रहे हैं। इस सीज़न भी अगर हम देखें सीज़न 10 में भी उतना अच्छा कामयाब नहीं रह पाए थे। अगला नाम सुरेंद्र गिल का आता है। अब ये नाम लेने में मैं काफ़ी सोच रहा था कि क्या सुरेंद्र गिल सही में फ्लॉप रहे हैं, अब मौके इनको नहीं मिले। एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, यूपी दास के लिए 4 सीजन से खेल रहे हैं और इस सीज़न इनको बेंच में भी बहुत मैच में रखा गया था एज अ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि इंजरी हो गया था स्टार्टिंग में, उसके बाद इन्होंने रिकवर किया लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए। 11 मैचेस खेले, 43 इन्होंने रेट पॉइंट स्कोर किया है और इनका जो ऑक्शन प्राइस नहीं बताया गया क्योंकि रिटेन हुए थे। लगातार यूपी इनको 3 साल से रिटेन कर रही है और रिटेंशन का प्राइस कभी भी ऑफिशियल प्रो कबड्डी डिस्क्लोज नहीं करती। तो सुरेंद्र गिल एक रिटेन प्लेयर थे, इलाइट रिटेन प्लेयर्स नहीं, RYP प्लेयर थे, रिटेन यंग प्लेयर थे आई गेस। वहाँ पे भी सुरेंद्र गिल इस सीज़न नहीं चले। हर सीज़न बहुत अच्छा खेलते, 120-140 पॉइंट स्कोर करते हैं, लेकिन इस सीज़न नहीं चल पाए सुरेंद्र गिल, तो ये एक बड़ी चिंता बन गई यूपी के लिए। लेकिन एक फ़ायदा क्या हुआ कि यूपी के जो बचे हुए रेडर्स थे, भवानी राजपूत, गगन गौड़ा और भरत हुड्डा चल रहे थे और सुरेंद्र गिल को जो इंजरी हुआ उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया और उसके बाद भी सुरेंद्र गिल उतना अच्छा टच में नहीं लगे। लास्ट मैच अच्छा खेला था, लेकिन सुरेंद्र गिल का इस सीज़न का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा, यह हमें मानना पड़ेगा और इनका भी नाम इस लिस्ट में मैंने डाला है। अगला नाम पे चलते हैं। अगला नाम आप देख सकते हो, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सोमबीर गुलिया का आता है। सोमबीर गुलिया एक बहुत ही अच्छे डिफेंडर है, पुनेरी पलटन से हमने इनको बहुत टीमों के लिए खेलते हुए देखा है, तेलुगु, दबंग दिल्ली, पुणे में बहुत अच्छा खेलते थे और लास्ट सीजन गुजरात जायंट्स की टीम में थे और इस बार के ऑक्शन में 20 लाख यानी बेस प्राइस में इनको खरीद लिया गया था बंगाल द्वारा, लेकिन गुजरात के जायंट्स की जो मैनेजमेंट है, कोच राम मेहर ने फेथ दिखा के इन पे FBM कार्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं दिखा पाए। 14 मैचेस खेले इस सीजन, 27 टैकल पॉइंट स्कोर किया है यहाँ पे सोमबीर गुलिया ने, लेकिन परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम सोमबीर जैसे खिलाड़ी की 45-50 टैकल पॉइंट स्कोर करे। एक इतने अच्छे राइट कॉर्नर डिफेंडर है, लेकिन इस सीज़न हमने देखा काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल टैकल्स किया इन्होंने और सुपर टैकल्स में थोड़ा सक्सेस मिल रही थी, लेकिन उसके बाद इनको बेंच कर दिया गया और इनका एवरेज भी 2 से कम है और 2 हाई-फाई भी सीजन स्कोर किया है। एवरेज टैकल पॉइंट्स पर मैच 2 से कम है, तो ऑब्वियसली इस लिस्ट में ये आएंगे। अगला नाम आता है विकास कंडोला का। विकास कंडोला मतलब हरियाणा स्टीलर्स में जब खेलते थे तो ऐसा बताया जा रहा था कि ये खिलाड़ी से बेहतर तो कोई है ही नहीं प्रो कबड्डी में। उसके बाद बेंगलुरु बुल्स में आए, वहाँ अच्छा नहीं खेले। जयपुर में भी इनका मतलब डिस्ट्रॉय हो गया कैरियर, में ये कहना चाहूँगा, और परफॉर्मेंस भी उस हिसाब का नहीं था यहाँ पे विकास कंडोला। इस सीज़न 8 मैचेस में 13 रेट पॉइंट स्कोर किया इन्होंने, 13 रेट पॉइंट्स, और इनको 32 लाख में खरीदा था जयपुर पिंक पैंथर्स ने। और बुल्स में जाने के बाद से मतलब विकास कंडोला सीज़न 9 फिर भी ठीक ठाक सा खेले थे, सीज़न 10 बिल्कुल नहीं चले और सीज़न
सीज़न 11 में तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। और ये जो आप मैचेस देख रहे हो ना इनका, ये भी 8 मैचेस सब्स्टिट्यूट को गिन के आया है कि मतलब बहुत मैच में लास्ट के 10-15 मिनट खेलते, लेकिन संजीव बालियान सर ने इनको पहले मौका दिया था 3-4 मैचेस में पूरा खेलने का, लेकिन वो काम नहीं कर पाए यहाँ पे विकास कंडोला। और अब समय मुझे लगता है जा चुका है, अब देखें किस तरीके से कमबैक करेंगे कि फ्लॉप तो बिल्कुल रहे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगला नाम आता है संकेत सावंत का। अब ये नाम बहुत ज़्यादा मतलब अनसर्टेन हो जाता है कि संकेत सावंत कैसा इस लिस्ट में आ सकते हैं। अब इसका जो रीज़न है, संकेत सावंत का फॉर्म थोड़ा सा डीप हुआ है। फ्लॉप क्यों रहे? क्योंकि उस तरह का काम नहीं कर पाए पुणे के लिए जो एक्सपेक्टेशन थी इनसे। 21 मैचेस में 27 टैकल पॉइंट जरूर स्कोर किया है और रिटेन हुए, लेकिन जिस तरह का काम हम पहले देखते थे सो नहीं कर पाए। और लास्ट सीजन मुझे याद है 32 टैकल पॉइंट स्कोर किया था। और मैं हमेशा कहता हूँ कवर का एक टैकल पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन संकेत सावंत इस सीज़न मुझे उससे अच्छे टच में लगे नहीं है। अगर मैं पर्सनली कहूँ फ्लॉप क्यों रखे, क्योंकि जिस तरीके से हमें उम्मीद था कि 35-40 पॉइंट्स तो ये स्कोर करेंगे पुणे के लिए, ये सीज़न उतना अच्छा नहीं रहा है संकेत सावंत का, तो इनका नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली डालना पड़ा है। ये हमारे 9th प्लेयर है जो इस लिस्ट में है। अब हमारे आखिरी खिलाड़ी कौन है जो इस लिस्ट में मैंने डाला है, बहुत सोच समझ के डाला है और कोई शक नहीं है, उनका नाम है मंजीत शर्मा। ये तेलुगु टाइटंस के लीडर है और दबंग दिल्ली के 3rd लीडर की भूमिका में बहुत अच्छा चले थे। यहाँ पे क्या हुआ, हुड्डा सर दिल्ली के साथ थे, जब यहाँ पे हुड्डा सर ने इनको ऑक्शन में खरीदा 27 लाख में और तेलुगु टाइटंस में ले आया। अब पिक्चर आप देख रहे हो, ये 6 पॉइंटर रेड है, इसको मत देखो सिर्फ कि 6 पॉइंटर रेड लगाया तो ये क्यों इस लिस्ट में है। पूरा परफॉर्मेंस देखो सीजन का कैसा रहा है। 14 मैचेस में इन्होंने 20 रेड पॉइंट स्कोर किया, ठीक है, और 27 लाख में ऑक्शन में खरीदा गया था। और एक तो अपना प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाया। अगर खिलाड़ी 14 मैचेस खेल रहा है तो कम से कम एज अ 3rd रेडर हम एक्सपेक्ट करेंगे मंजीत 50-55 पॉइंट स्कोर करे, जिस लेवल के खिलाड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा कि इस बार एस्केप रूट्स भी उतना अच्छा नहीं लगा पाया। डुबकी जो देखने को मिलती थी मंजीत से, उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिले। अब ये बात बिल्कुल है, 6 पॉइंटर रेड लगाया है। प्रो कबड्डी सीजन 11 जो सुपर रेड HP रेसर जेन 6 का जो अवार्ड था जिनको ही मिला है, लेकिन एक रेड से डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ मतलब काम हो गया है। आपको सारे मैचेस में जब पवन नहीं थे तो आपको 3rd रेडर का काम करना था। देखो पवन तो मेन रेडर है, लेकिन जब विजय मलिक और आशीष चल रहे थे तो जो 3rd रेडर का जो हमें उम्मीद था मंजीत करेंगे वो काम नहीं कर पाए। इसीलिए मंजीत मतलब 14 मैचेस में 20 रेड पॉइंट्स, सब्स्टिट्यूशन को अगर मैं हटा भी दूँ 1 पॉइंट समथिंग का एवरेज आएगा, वो परफॉर्मेंस सही नहीं है, ठीक है। तो ये प्लेयर्स 10 बड़े प्लेयर्स मैंने बनाए हैं जो कि फ्लॉप रहे इस सीज़न। आपका क्या कमेंट्स है, कौन सा खिलाड़ी इसमें से आपको लगा सबसे बड़ा फ्लॉप था, मतलब जितना उम्मीद है। अब सबसे पहले मैं उनका जवाब देना चाहूँगा जो कह रहे प्रदीप नरवाल फ्लॉप रहे हैं, उसके अलावा राकेश फ्लॉप रहे। अब देखो प्रदीप नरवाल का ये क्राइटेरिया में नहीं है, उन्होंने कम से कम 100 से ज़्यादा रेड पॉइंट स्कोर किया है और वो खिलाड़ी कैटेगरी बी में आएगा। अगर वो ऑक्शन में भी जाएगा तो कैटेगरी बी में आएगा, तो उसमें हम नहीं कह सकते। उसके अलावा राकेश ने भी 80-90 पॉइंट स्कोर किया है। अगर हम देख ले परवेश बैसवाल ने भी 35 टैकल पॉइंट स्कोर किया है। तो बहुत सारे खिलाड़ी का यहाँ पे एक्सेप्शन रहा है कि वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये जो नाम मैंने आपको बताया बिल्कुल इस लिस्ट में है, जायज़ है। अब इसके अलावा कोई मैंने हो सकता है कुछ बड़े नामों को मिस किया हो जो इस क्राइटेरिया में आए हो, जो मैंने बताया है लेस देन 70 रेड पॉइंट्स। अब वो देखना पड़ेगा कितना समय वो खेला है मैच में और 30 टैकल पॉइंट से कम है, तो वो भी मैं देखना पड़ेगा। अब सागर आटी इंजर्ड हो गए थे, साहिल गुलिया 35 या आसपास इनका पॉइंट था, लेकिन उस काम नहीं कर पाए, लेकिन फ्लॉप नहीं है, कम से कम इतना तो किया उन्होंने। और ये जो नाम मैंने आपको बताया वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। आपका क्या हुआ आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगला वीडियो में बेस्ट डेब्यूटेंट्स पे डालने वाला हूँ जो कि मतलब डेब्यू सीजन में बहुत कामयाब रहे, उस पर वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।